Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Aksa Wasim and I am here to present the topic which is insomnia disorder. सबसे पहले DSM-4 और DSM-5 में जो भी डिफरेंस या चेंजेस हैं उनको देख लेते हैं। जो पहले नेम था इस डिसऑर्डर का वो प्राइमरी इंसोमिया था, लेकिन बाद में इसको इंसोमिया डिसऑर्डर का नेम दे दिया गया। और जिस क्लास में डिसऑर्डर क्लास में पहले ये थे उस वो थी स्लीप डिसऑर्डर, लेकिन अब इसको स्लीप वेक डिसऑर्डर की क्लास में इसको रख दिया गया। अब इंसोमिया डिसऑर्डर है क्या? इंसोमिया डिसऑर्डर जो है वो स्लीप डिसऑर्डर है जिसमें एक पर्सन जो है फील करता है कि उसको नींद जो है वो आने में उसको दुश्वारी पेश होती है, वो नींद सही से अपनी पूरी नहीं कर पा रहा होता। और अगर अगर उसको नींद आ भी गया तो वो उसका जो स्लीपिंग प्रोसेस है वो सही से नहीं हो रहा होगा, उसको वो जल्दी से उठ जाएगा और क्या होगा कि इससे वो दोबारा से नींद जो है वो उसको नहीं आएगी। कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो पर्सन जाग रहा होता है लेकिन उसको टायर्डनेस फील हो रही होती है। नेक्स्ट पे है टाइप्स में जो है 3 टाइप्स हैं इसकी इंसोमिया की। फर्स्ट वन है एक्यूट इंसोमिया। इसकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो 1 माह तक की है और ये एक्यूट सिचुएशन स्ट्रेस की वजह से भी अकर हो सकता है। जैसे कि आपको कोई एग्जाम है तो एग्जाम की वजह से आपको जो स्ट्रेस आ रहा है उसकी वजह से भी एक्यूट इंसोमिया हो सकता है। लेकिन जब आप एग्जाम दे दें और उसके बाद जो है स्ट्रेस आपका खत्म हो जाए, मतलब कि स्ट्रेसर ही नहीं रहेगा तो अब स्ट्रेस कैसे आएगा, तो वो फिर इससे एक्यूट इंसोमिया जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम जो भी थी वो रिजॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट है ट्रांजिएंट इंसोमिया। इसकी जो टाइम ड्यूरेशन है 1 हफ्ते से भी कम की है। इसमें जो है क्या होता है कि किस तरह से काज हो सकता है, किसी दूसरे डिसऑर्डर की वजह से काज हो सकता है। अगर आपका स्लीप जो इन्वायरमेंट है वो चेंज हो जाए तो उसकी वजह से भी ये एक ट्रांजिएंट इंसोमिया हो सकता है। स्ट्रेस या डिप्रेशन की वजह से भी ट्रांजिएंट इंसोमिया हो सकता है। आ गया क्रोनिक इंसोमिया। क्रोनिक इंसोमिया की जो टाइम ड्यूरेशन है 1 महीने से भी ज़्यादा की है। इसमें जो है क्या होता है कि इंसोमिया जो है ना ट्रांजिएंट और टू शॉर्ट टर्म कंडीशन यूजुअली इसमें होता है, लेकिन सम केसेस में इंसोमिया जो है वो क्रोनिक भी हो सकता है। लोग जो हैं इंसोमिया के साथ वो अपनी स्लीप जो है वो उसको फील करते हैं कि अच्छी नहीं है या सेटिस्फाई नहीं फील करते अपने स्लीप के साथ, तो वो कुछ सिम्टम्स को एक्सपीरियंस करते हैं जो कि ये हैं थकावट महसूस करना, वॉमिटिंग फील करना, सर का दर्द होना, पुअर कंसंट्रेशन, अपने आप को इल फील करना, क्रोनिक पेन की होना या फिर बिहेवियर प्रॉब्लम्स वगैरह होना या इम्पेयर परफॉर्मेंस दिखाना, वो सारे जो हैं वो सिम्टम्स में आते हैं इंसोमिया के। यहाँ पे एक लिखा हुआ है लाइन के डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है ये इंसोमिया का, जिसमें है कि 3 माह तक हर हफ्ते को कम से कम 3 रात सोने में दुश्वारी पेश है, देन ये इंसोमिया डायग्नोस हो सकता है। ये एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है। आगे आते हैं काजेस। काजेस में क्या आता है कि हैवी फूड लेने की वजह से आपको इंसोमिया हो सकता है। मेडिसिन लेने की वजह से। मेडिसिन किस तरह से लेने की वजह से कि मेडिसिन आप कोई भी आपको बीमारी हुई है या इलनेस है, डिसऑर्डर है, उसकी वजह से आप ले रहे हैं तो उसका साइड इफेक्ट की वजह से भी आपको इंसोमिया हो सकता है। ओवर स्लीप हैबिट की वजह से भी हो सकता है कि आप लेट नाइट तक जाग रहे हैं या फोन यूज कर रहे हैं तो आपका इंसोमिया हो सकता है। कैफीन का यूज करने से भी इंसोमिया हो सकता है। जेट लैग मतलब कि आप थोड़े वक्त में या ट्रैवल कर रहे हैं, ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, उससे भी आपका इंसोमिया काज हो सकता है। नेक्स्ट है रिस्क फैक्टर्स इंसोमिया के। इसमें जो सबसे पहले है कि इंसोमिया जो है अफेक्ट करता है वुमेन को मोर देन मैन, ओल्डर पीपल को मोर देन यंगर वंस। लॉन्ग टर्म इलनेस भी जो है वो एक रिस्क फैक्टर है। कैसे? अगर आपको इलनेस है तो वो अगर लॉन्ग टर्म के लिए चली गई है कि ज़्यादा टाइम उसका ड्यूरेशन ज़्यादा हो गया तो वो भी रिस्क फैक्टर है। मेंटल हेल्थ अगर आपको कोई इश्यू है तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है। नाइट शिफ्ट्स लगाना और काम करना, उसमें ये भी एक रिस्क फैक्टर है इंसोमिया के लिए। नेक्स्ट वन है डायग्नोसिस। डायग्नोस में क्या होता है कि फिजिकल एग्जामिनेशन होती है। सबसे पहले अगर आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको पहले फिजिकली एग्जामिन करेगा कि आपको फिट है या नहीं। और नेक्स्ट वन पे है मेडिकल हिस्ट्री चेक की जाएगी कि आपको कोई डिसऑर्डर पहले तो नहीं रह चुका जिसकी वजह से आपने मेडिसिन लिया और शायद उसी का इफेक्ट हो आपका, जिसलिए आपको इंसोमिया हुआ है। नेक्स्ट है स्लीप हिस्ट्री देखी जाएगी कि आप कितने टाइम के लिए आपको नींद आती है और कैसे आपकी हैबिट है स्लीपिंग के बारे में, वो सारा कुछ ये देखे जाएगा।
नेक्स्ट है सोशल इन्वायरमेंट देखा जाएगा कि इन्वायरमेंट जो है आप किस इन्वायरमेंट में रहते हैं, किससे कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, सारा कुछ देखा जाएगा। ट्रीटमेंट सबसे पहले तो आपकी जो काज है उस पर डिपेंड करेगा ट्रीटमेंट। नेक्स्ट वन जो है एक्यूट इंसोमिया जो है अगर हो पर्सन को तो वो होम में रहते हुए वो ट्रीट हो सकता है, वो आपका स्ट्रेस मैनेज करके या आपकी स्लीपिंग एड लेकर उसका हो सकता है ट्रीट एक्यूट इंसोमिया का। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो यूज करते हैं मेडिसिन इंसोमिया को ट्रीट करने के लिए, लेकिन वो इफेक्टिव नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मेडिसिन जो है वो शॉर्ट थोड़े टाइम के लिए असर करती है, लेकिन अगर आपको क्रोनिक इंसोमिया है तो मेडिसिन वहाँ पे वर्क नहीं करेगी। उसके लिए जो है डॉक्टर रिकमेंड करेंगे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जो कि प्रूफ भी है कि इफेक्टिव है मेडिकेशन से। अब कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है क्या? कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी ये है कि एक जो हमारा सोचने का और जो हमारा बिहेव करने का जो पैटर्न है उसको चेंज करना, ताकि जो हमारा डिसऑर्डर है उसको वो रिकवर हो सके। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।